हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे। आई होप आप लोग मज़े में होंगे। तो आज हम लोग द सोल्जर कविता स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले सारी कविताओं का एनालिसिस हो गया है और उसका ऑब्जेक्टिव भी मैंने करवा दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर आराम से देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर का सारा इंग्लिश मीनिंग का हिंदी और उच्चारण एक पीडीएफ के रूप में, एक पेज के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उसे जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं और इंग्लिश से हिंदी करना भी सीख सकते हैं। आप अगर लगातार मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे तो कन्फर्म है कि आप इंग्लिश टू हिंदी करना आराम से सीख जाएंगे। तो इसी के साथ चलिए हम अपने जो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो इस कविता का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर। तो सोल्जर का मतलब क्या होता है? तो सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। ठीक है, सोल्जर का मतलब सैनिक। तो और इनके कवि कौन है? तो रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक मतलब इनके कवि का नाम रूपर्ट ब्रूक है। तो सबसे पहले कवि का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कवि का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है रूपर्ट ब्रूक का यहाँ जन्म और मृत्यु लिखा होता है। तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में और मृत्यु जो हुई थी 1915 में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, मैं दोहरा कर जरूर आपसे पूछूंगा। वाज बोर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। तो देखिए, हम लोग धीरे धीरे हिंदी करेंगे और फिर उसे जोड़ देंगे। जब भी आपको बड़ा वाक्य नज़र आए तब आप उसका छोटे छोटे माध्यमों में हिंदी करें, वो भी वर्ड की सहायता से। ठीक है, और उसके बाद उसे जोड़ दें। तो वाज बोर्न, देखिए बोर्न का मतलब होता है जन्म लेना, वेल टू डू का मतलब होता है संपन्न, और एकेडमिक का मतलब होता है शिक्षित। ठीक है, तो फैमिली का मतलब परिवार। तो उनका जन्म, किनका जन्म? तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म एक संपन्न परिवार में, शिक्षित परिवार में हुआ था। ठीक है, तो एक बार पूरा हिंदी कर लेते हैं। रूपर्ट ब्रूक का जन्म एक संपन्न शिक्षित परिवार में हुआ था। उसके बाद हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। इसका मतलब क्या है? तो हिज मतलब उसके, और हाउस मास्टर मतलब होता संचालक। तो उनके पिता जो थे रग्बी स्कूल के संचालक थे। कौन सा स्कूल के संचालक थे? तो रग्बी स्कूल में क्या थे? संचालक थे। हाउस मास्टर का मतलब होता संचालक, डायरेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं। वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। यहाँ वेयर मतलब जहाँ, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ड उसके बाद नहीं है। ठीक है, तो जहाँ, और एजुकेटेड मतलब शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, या पढ़ाई करना। बिफोर मतलब पहले, गोइंग मतलब जाने से पहले। तो जहाँ रूपर्ट ब्रूक ने शिक्षा ग्रहण की, है ना, कैम्ब्रिज किंग्स कॉलेज जाने से पहले। अब इसको जोड़ दें, तो जहाँ रूपर्ट ब्रूक ने कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज जाने से पहले शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ पर ग्रहण की थी? तो रग्बी स्कूल, जो उनके पिताजी के द्वारा संचालित किया जाता था, वहाँ पर। W.B. Yeats, द फेमस पोएट, डिस्क्राइब्ड हिम। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? तो डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, बताना, और एज के मतलब के रूप में। तो W.B. Yeats जो एक प्रसिद्ध कवि हैं, फेमस मतलब प्रसिद्ध कवि, उन्हें बताया है। एज मतलब के रूप में। द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो क्या किस रूप में बताया है? तो हैंडसमेस्ट सबसे सुंदर, यंग मतलब युवा आदमी इंग्लैंड में। तो फिर ये प्रसिद्ध W.B. Yeats ने उन्हें एक प्रसिद्ध, है ना, उन्हें एक सबसे सुंदर युवा के रूप में, जो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के रूप में क्या किए हैं? बताए हैं। किसने बताए हैं? तो W.B. Yeats ने बताए हैं। उसके बाद ही अज्यूम्ड अ सिम्बोलिक रोल, है ना। तो यहाँ पर एज्यूम मतलब मानना या ग्रहण करना,
सिंबॉलिक मतलब सिंबल मतलब होता है प्रतीक, सिंबॉलिक मतलब तो हो जाएगा प्रतीकात्मक, रोल मतलब भूमिका। तो वे एक प्रतीकात्मक भूमिका ग्रहण करते हैं, ठीक है। उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका ग्रहण किया, क्योंकि यहाँ V2 है, एज्यूम्ड, ग्रहण किया। दैट इवेंचुअली टर्न्ड टू द मिथ ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, ठीक है। इवेंचुअली मतलब अंततः, टर्न मतलब बदल गए, मिथ मतलब कल्पना या मिथक, और यंग मतलब युवा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, है ना। फॉलन मतलब ये गिर जाना होता है, लेकिन है ना, यहाँ हो जा रहा बदल जाना क्या चीज़ में, वॉरियर मतलब योद्धा में। तो जो अंततः, है ना, ये सुंदर और युवा की जो उनका मिथक था, उससे वो क्या चीज़ में बदल गए, वॉरियर मतलब योद्धा के रूप में बदल गए। तो एक बार पूरा हिंदी कर लेते हैं। उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका ग्रहण की, जो अंततः एक सुंदर और युवा की जो उनका मिथ था, कल्पना था, वो अंततः क्या किस रूप में बदल गए, तो योद्धा के रूप में बदल गए। ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल ऑफ 23rd 1915। तो ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया, आप देखिए ऑफ अगर लग गया है तो वो बीमारी का नाम है, आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। तो वो सेप्टिसेमिया नामक बीमारी से 23 अप्रैल 1915 को मर गए। तो उनकी मृत्यु जो हो गई 23 अप्रैल 1915 को कौन सी बीमारी से हो गई, सेप्टिसेमिया बीमारी से। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोज इन द एजियन, मतलब ऑफ का मतलब यहाँ दूर, आइलैंड का मतलब द्वीप, लेमनोज इन द एजियन मतलब लेमनोज द्वीप, आइलैंड मतलब द्वीप से दूर, एजियन में, है ना, उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को सेप्टिसेमिया नामक बीमारी से हो गई। उसके बाद भी जोड़ा गया है, ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गवीपोली, है ना। तो बैटल वो गवीपोली युद्ध, बैटल मतलब युद्ध होता है लड़ाई, और वे मतलब रास्ता, तो गवीपोली युद्ध जाने के क्रम में, है ना, ये लेमनोज द्वीप से दूर एजियन में उनकी मृत्यु सेप्टिसेमिया नामक बीमारी से 23 अप्रैल 1915 को हो गई। इस प्रकार पूरा हिंदी हमने कर लिया, है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के, अगर आप एक बार में हिंदी कीजिएगा तो जल्दी होना संभव नहीं है, तो आप धीरे धीरे हिंदी करें तो हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रूक, एक मिनट, हाँ, ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट, है ना। रिमेम्बर्ड मतलब याद करना, वार पोएट, वार मतलब युद्ध, कवि, पोएट मतलब, तो ब्रूक को एक युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब देखिए यहाँ पर हु का मतलब जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करते हैं, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, अर्ली मतलब क्या, शुरुआती, प्रारंभिक, फेज का मतलब दौर या चरण, और फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब प्रथम विश्व युद्ध, जो लोगों को देशभक्ति के लिए शुरुआती दौर में, किसके शुरुआती दौर में, प्रथम विश्व युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखिए यहाँ इसका पूरा हिंदी हो गया, जो, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करते हैं, इसीलिए उन्हें ब्रूक को, है ना, ब्रूक को एक वार पोएट के रूप में याद किया जाता है, युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है, ठीक। हिज रेप्यूटेशन चीफली रेस्ट्स ऑन 5 वार सोनेट्स। तो देखिए यहाँ पर रेप्यूटेशन का मतलब होता है यश, प्रतिष्ठा, चीफली मतलब मुख्यतः, प्रधानतया, रेस्ट मतलब आराम करना, लेकिन यहाँ रेस्ट मतलब टीका है, निर्भर है। 5 वार, वार मतलब युद्ध, सोनेट का मतलब छंद, जो 14 लाइन की कविता होती है उन्हें सोनेट कहा जाता है। तो उनकी प्रतिष्ठा, यश मुख्यतः 5 युद्ध छंदों पर निर्भर करती है, ठीक है। उनकी प्रतिष्ठा मुख्यतः
5 युद्ध छंदों पर टिकी हुई है, ऑफ विच द सोल्जर इज अनडाउटेडली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलॉजिस्ट, है ना। तो ऑफ विच जिसमें या जिसका, द सोल्जर सैनिक जो कविता है, अनडाउटेडली मतलब निसंदेह रूप से, जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा है, एंथोलॉजिस्ट मतलब संकलित है, संकलित मतलब उसको अच्छा हुआ, अच्छा विकसित हुआ, फैला हुआ है ना। तो जो सैनिक कविता है वह निसंदेह रूप से सबसे अच्छा और सबसे अच्छे रूप से क्या है, संकलित है। तो उनका यश मुख्यतः 5 है ना युद्ध छंदों के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें जो द सोल्जर कविता है, सैनिक कविता, वह निसंदेह रूप से सबसे अच्छा और सबसे अच्छे रूप से संकलित है। तो ये आपका हो गया कविता, कवि का इंट्रोडक्शन। तो आइए इनसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मैं आपसे पूछ लूँ। तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? तो 1915 ईस्वी में। अच्छा, उनका जो जन्म हुआ था कैसे परिवार में हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था वेल टू डू मतलब होता है शिक्षित, संपन्न और एकेडमिक मतलब शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिताजी किस स्कूल के संचालक थे? तो रग्बी स्कूल के, है ना, हाउस मास्टर मतलब संचालक थे। और वो किंग्स कॉलेज जाने से पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? तो रग्बी स्कूल में ही पढ़ाई करते थे। उसके बाद वो कहाँ चले गए? कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज चले गए, ठीक है। और किस प्रसिद्ध कवि ने उन्हें सबसे सुंदर युवा के रूप में बताया है इंग्लैंड का? तो W.B. इट्स जो एक प्रसिद्ध कवि है, उन्हें सबसे सुंदर युवा इंग्लैंड के रूप में बताया है। अच्छा, उसके बाद वह जो सबसे सुंदर युवा किस रूप में बदल गए हैं? एक वॉरियर मतलब युद्ध के रूप में बदल गए हैं, योद्धा के रूप में बदल गए हैं। उनकी मृत्यु कौन सी बीमारी के कारण हुई? सेप्टिसेमिया बीमारी के कारण हुई। कब हुई? तो 23 अप्रैल 1915 को हुई। कहाँ पर हुई? तो लेमनोज द्वीप से दूर एजियन में हुई। कौन से युद्ध के लिए जाने के क्रम में? तो गवीपोली के युद्ध के जाने के क्रम में हुई। अच्छा, ब्रूक को कौन सा कवि के रूप में याद किया जाता है? तो वार पोएट के रूप में। क्यों याद किया जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध के ये शुरुआती दौर में वो लोगों को क्या करते थे? प्रेरित करते थे, इसलिए उन्हें युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। उनकी जो यश प्रतिष्ठा है कितने कितने छंदों पर निर्भर करती है, टिकी हुई है? तो 5 छंदों पर, 5 युद्ध छंदों पर, है ना। तो उन्होंने 5 युद्ध छंद लिखे हैं, ठीक है। और द सोल्जर उसमें सबसे क्या है? सबसे अच्छा और सबसे अधिक संकलित। तो इतना आपका ऑब्जेक्टिव है। हालांकि इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव वीडियो ही डाला जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग कविता पे चलते हैं। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ठीक है। इफ़ मतलब यदि या अगर, है ना। डाई मतलब मर जाऊं, ओनली मतलब सिर्फ, थिंक मतलब सोचना, मानना, है ना। दिस मतलब यह, मी मतलब मेरे बारे में। तो यदि मैं मर जाऊं, इफ़ आई शुड डाई, तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना, ठीक है। यहाँ इफ़ लगा हुआ, अगर कंडीशनल वाक्य, ठीक है। तो यदि या अगर मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में इतना ही सोचना, दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सम मतलब कुछ, कॉर्नर मतलब कोना, फॉरेन मतलब होता है विदेशी, फील्ड मतलब भूमि। तो विदेशी जमीन का कोई भी कोना जहाँ मैं मर जाऊँ, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। तो फॉर एवर मतलब हमेशा, वह कहाँ का हो जाएगा? दैट मतलब वह हमेशा इंग्लैंड का हो जाएगा। तो यहाँ तक का वाक्य क्या हुआ? अगर मैं, है ना, युद्ध में मर जाता हूँ तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना कि विदेश की भूमि का कोई भी कोना, है ना, जहाँ मैं मरता हूँ वह हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका जो चर्चा है आगे दिया गया है। देयर शैल बी, वह होगा, इन दैट रिच अर्थ, वह होगा एक समृद्ध भूमि, मतलब वह होगा क्या? इन दैट रिच मतलब होता है समृद्ध, उपजाऊ। तो वह जो, है ना, इन मतलब इन दैट, देखिए इन मतलब में, है ना, इन मतलब में, देखिए इसका चर्चा मैं आगे करूँगा। तो वह जो होगा समृद्ध भूमि, कौन सा समृद्ध भूमि होगा? अ रिचर डस्ट कंसील्ड, रिचर डस्ट कंसील्ड। अब देखिए यहाँ रिच में रिचर लग गया है, यहाँ रिचर हो गया ई आर लग के। तो रिचर मतलब और भी समृद्ध, और ये डस्ट जो आया है ना,
वो सैनिकों के लिए आया है। कौन किसके लिए आया है? सैनिकों के लिए है। तो और रूपर्ट ब्रूक अपने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक रजिस्टर मतलब और भी समृद्ध, डस्ट मतलब धूल, कंसील्ड मतलब है ना छिपाया जाए, दफनाया जाए। तो जिस भूमि में, इन मतलब में, जिस भूमि में या जहाँ पर मुझे दफनाया जाएगा उस वह समृद्ध भूमि और भी समृद्ध हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देयर शैल बी इन, है ना, डस्ट कंसील्ड, इतना का मतलब हो गया जहाँ पर, है ना, मुझे या सैनिकों को दफनाया जाएगा, वह समृद्ध भूमि, दैट रिच अर्थ, है ना, वह समृद्ध भूमि और भी समृद्ध क्या हो जाएगी? हो जाएगी। जो पहले तो समृद्ध थी ही जहाँ मैं मरा, और जहाँ वहाँ मुझे अगर दफनाया जाएगा तो वह और भी समृद्ध हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड, डस्ट मतलब धूल, वो सैनिक है ना, डस्ट जो है सैनिकों के लिए आया है। तो वह सैनिक जिसको इंग्लैंड ने, बोर्ड मतलब जन्म दिया है, वह सैनिक जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया है, शेप्ड मतलब बनाया है या आकार दिया है या तराशा है। किसने तराशा उन सैनिकों को? तो इंग्लैंड ने तराशा है। मेड अवेयर, जिसको जागरूक बनाया है, सब कुछ सिखाया है। किसने जागरूक बनाया है? तो इंग्लैंड ने जागरूक बनाया है। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, है ना, गेव मतलब दिया एक बार, है ना, और उसके बाद फ्लावर मतलब फूल, टू लव एक बार प्यार करने के लिए, फूल है ना, प्यार के लिए फूल किसने दिया है? इंग्लैंड ने दिया है। हर वेज टू रोम, हर वेज टू रोम का मतलब होता है, वेज मतलब रास्ते हैं, रोम मतलब घूमने के लिए रास्ते किसने दिया है? तो इंग्लैंड ने दिया है। ठीक है, मतलब चलने के लिए किसने सिखाया है? इंग्लैंड ने सिखाया है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, यह जो शरीर का है वह इंग्लैंड का है, क्योंकि इसने ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, ब्रीद मतलब होता है सांस लेना, क्योंकि इसने अंग्रेजी हवा में क्या की है? सांस ली है। ठीक है। उसके बाद बास्ट बाय द रिवर्स, और यह जो शरीर है वह नदियों के पानी के द्वारा धोया गया है, स्नान किया गया है। ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, देखिए होम मतलब घर नहीं है, होम मतलब इंग्लैंड के लिए प्रयोग हुआ है। जो इंग्लैंड के सूर्य के किरणों के द्वारा ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद दिया गया है, वहाँ पर पला बढ़ा है। ठीक है, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद देना, यहाँ पर पलना बढ़ना होगा। ठीक है। तो एक बार फिर से हम हिंदी कर लेते हैं। तो आपने ये 4 लाइन का हिंदी, शुरू वाले 4 लाइन का हिंदी आपने देख लिया था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना कि जहां मैं मरूं वह विदेश का कोई भी कोना हो, विदेश का कोई भी ज़मीन हो, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, वह हमेशा इंग्लैंड का हो जाएगा। जहाँ देयर शैल बी, जहाँ पर, है ना, इन दैट, है ना, द डस्ट कंसील्ड, डस्ट मतलब हो रहा है क्या? आपका धूल, लेकिन जो सैनिकों के लिए प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर मैं, है ना, दफनाया जाऊंगा, डस्ट कंसील्ड, कंसील्ड मतलब दफनाया जाना यहाँ होगा। ठीक है, छिपाया जाना नहीं, जहाँ पर मैं दफनाया जाऊंगा वह रिच भूमि मतलब वह समृद्ध भूमि और भी समृद्ध हो जाएगी। यह 4 लाइन। डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड मतलब जिस उस सैनिक को किसने जन्म दिया? इंग्लैंड ने जन्म दिया। तराशा इंग्लैंड ने, जागरूक बनाया इंग्लैंड ने, प्यार करने के लिए फूल दिए हैं इंग्लैंड ने, घूमने के लिए रास्ते दिए हैं इंग्लैंड ने, चलने के लिए सिखाया इंग्लैंड ने, और जिसका बॉडी इंग्लैंड से बना, इंग्लैंड के जो मिट्टी है उससे बना हुआ है शरीर, और चूंकि उसने क्या अंग्रेजी हवा में सांस ली, है ना, और उसके बाद क्या था कि उसका जो शरीर है वह, है ना, इंग्लैंड के नदियों के पानी द्वारा ही धोया गया, और इंग्लैंड के जो सूर्य की किरणें हैं, है ना, वहीं से वह, वहीं पर वह पला बड़ा है। ठीक है, इसीलिए वह कहीं भी मरे, तो जहाँ भी पर भी मरे वह कोना किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। तो देखिए एक बार और इसका अगर हिंदी करें पूर्णतः, तो बोल रहा है कि मेरा जो शरीर, अगर मैं युद्ध में मर जाता तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना। ठीक है, क्या सोचना? क्योंकि मैं जो है, कहाँ, क्योंकि मेरा शरीर जो है मुझे बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा जन्म दिया गया है? तो इंग्लैंड के द्वारा जन्म दिया गया है, तराशा गया इंग्लैंड के द्वारा, और जागरूक किसने बनाया है? तो इंग्लैंड ने बनाया है। और प्यार करने के लिए फूल किसने दिए हैं? इंग्लैंड ने दिए। घूमने के लिए रास्ते किसने दिए हैं? इंग्लैंड ने दिया है। जिसका जो ज़मीन है
जिसका बॉडी शरीर भी है किसके द्वारा, इंग्लैंड के हवा के द्वारा बना हुआ, वहाँ के नदियों के पानी के द्वारा बना हुआ है, और वहाँ के नदियों के पानी के द्वारा बनाया गया है, और वहीं के सूर्य की किरणों में वह पला बड़ा है, इसलिए वह कहीं भी मरे वह जो हिस्सा है वह किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैसे भी देश की भूमि का कोई भी हिस्सा इंग्लैंड का हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि उसका शरीर जो है, सारा कार्य जो है इंग्लैंड से ही संबंधित है, इसलिए वह कहीं भी मरे वह कहाँ, वह जो भूमि है वह कहाँ का हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है, और वह भूमि पहले जितनी समृद्ध थी उससे भी ज़्यादा समृद्ध हो जाएगी, क्योंकि वहाँ उसे दफनाया जाएगा। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। एंड थिंक दिस हार्ट, है ना, थिंक मतलब सोचें, और भी सोचें। अब वहाँ पे सोचने के लिए कह रहा था कि मेरे बारे में बस इतना ही सोचें, अब फिर एक बार सोचने के लिए कह रहा है। एंड थिंक दिस हार्ट, है ना, और मानने या सोचें कि यह दिल जो है, ऑल एविल सेड अवे, ऑल एविल मतलब सभी बुराइयाँ, सेड अवे मतलब बह गई है, दूर हो गई है ना। तो और यह माने कि सभी बुराइयाँ जो है वह क्या, मेरे दिल से मरने के बाद बह गई है, दूर हो गई है। ठीक है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, पल्स मतलब होता है थिरकन, हलचल, और इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, नित्य, माइंड मतलब दिमाग, मन। तो एक शाश्वत मन में जो हलचल है, नो लेस, नो लेस मतलब नो लेस गिव्स मतलब नहीं कम होती है। क्यों नहीं कम होती है, समवेयर बैक द थाउट्स बाय इंग्लैंड गिवन, है ना, कि इंग्लैंड के द्वारा जो भी मुझे दिया गया है उसके विचारों के, है ना। तो थाउट्स का मतलब विचार होता है। तो इंग्लैंड के द्वारा जो भी विचार मेरे मन में आते हैं वह मेरे नित्य शाश्वत मन में एक हलचल सी पैदा कर देती है, और वह हलचल क्या होती है, कम नहीं होती है। ठीक है, तो पहला लाइन था कि मेरे मरने के बाद मेरे दिल की सारी बुराइयां जो है क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी, है ना। अगर मैं कहीं भी रहूं, है ना, मरा भी रहूं, तो अगर इंग्लैंड के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में एक थिरकन सी, एक हलचल सी पैदा हो जाएगी जो कम नहीं होगी। ठीक है, तो आपको पूछेगा ए पल्स इन द इटर्नल माइंड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि है ना, एक अजीब सी उसके बारे में सोचकर जो खुशी होती है, उसके प्रति चिंता जो होती है, उसको हम लोग कहते हैं ए पल्स इन द इटर्नल माइंड। और किसके प्रति सोचकर, इंग्लैंड के प्रति सोचकर। ठीक है, उसके बाद आपका जो चौथा लाइन है, हर साइट्स एंड साउंड्स, उसके दृश्य और, है ना, आवाज़ें, ध्वनियाँ, है ना, तो उसके दृश्य और मधुर ध्वनियाँ किसके, इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड के दृश्य और मधुर ध्वनियाँ, ड्रीम्स हैप्पी है एज हर डे, और उसके दिन के तरह, एज हर डे, डे मतलब दिन, ड्रीम्स मतलब सपने, उसके दिन के तरह खुशी देने वाले सपने, है ना, खुशी देने वाले सपने, ड्रीम्स हैप्पी। एंड लाफ्टर, लाफ्टर मतलब हंसी, लर्नट ऑफ फ्रेंड्स, लर्नट मतलब सीख, दोस्तों की सीख, ऑफ लिखा हुआ है तो दोस्तों की सीख। एंड जेंटलनेस, जेंटलनेस मतलब होता है सजनता, भोलापन, सीधापन। तो वहाँ इंग्लैंड की परिदृश्य, है ना, एक इंग्लैंड के दृश्य और वहाँ के ध्वनि, मधुर ध्वनियाँ, खुशी देने वाले सपने, सीख, दोस्तों से मिली सीख, ये दोस्तों से मिले सीख, हंसी, सजनता, जो दिल को क्या करती है, इन हार्ट्स एट पीस, है ना, इन हार्ट एट पीस मतलब दिल को शांति देती है। कहाँ शांति देती है, अंडर एंड इंग्लिश हीवेन, हेवन मतलब क्या होता है, स्वर्ग, है ना। तो अंग्रेजी स्वर्ग के नीचे, जहाँ वो मरा गया हुआ इंग्लैंड का हो जाएगा, इसलिए बोल रहा है अंग्रेजी स्वर्ग के नीचे, है ना, इंग्लैंड के परिदृश्य, मधुर ध्वनियाँ, सपने, खुशनुमा सपने, हंसी, दोस्तों से मिली सीख, सजनता को सोचकर मुझे शांति मिलती है। और यह बात देखिए अब यहाँ, और यह बात जब भी मैं सोचता हूँ मेरे नित्य शाश्वत मन में हलचल सी मच जाती है, और जो कम नहीं होती है, और मेरी बुराइयाँ इसी तरह से क्या हो जाती है, मेरे साइड से दूर हो जाती है। ठीक है, तो आप इन दोनों लाइन को एक रिलेट करके पूरा अगर बोलें तो किस तरह से हम बोलें, तो देखिए, है ना, क्योंकि, है ना, तो मैं जहाँ पर भी मरूँ, कोई भी विदेश के कोने में मरूँ, विदेश की धरती पर मरूँ, तो वह इंग्लैंड का हो जाएगा। क्योंकि
क्योंकि मेरा जो शरीर जो है इंग्लैंड ने जन्म मेरे शरीर को जो जन्म दिया है, इस धूल को मेरे सैनिकों को किसने जन्म दिया है? इंग्लैंड ने जन्म दिया है। तराशा किसने? इंग्लैंड ने तराशा। अवगत कराया किसने? इंग्लैंड ने कराया है। इंग्लैंड ने प्यार करने के लिए फूल दिया है। इंग्लैंड ने घूमने के लिए जगह दी उनको, है ना। इंग्लैंड के मिट्टी से, हवा से और नदियों के पानी से शरीर बना हुआ है। और क्या था कि इंग्लैंड के सूर्य किरणों में ही उनका शरीर, सैनिकों का शरीर पला बढ़ा है। इसलिए कहीं भी वह मरे वह इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है। और क्या था कि वह जहाँ गाड़ा जाएगा, दफनाया जाएगा, वह जो समृद्ध भूमि और भी समृद्ध हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में था आपका कि मेरे बारे में ये और भी यह सोचें कि इतना और सोचें कि यह जो दिल है उससे बुराइयां दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के सुंदर दृश्य, मधुर आवाज़ें, खुशनुमा सपने, है ना, हंसी और दोस्तों से मिली सीख, सजनता से दिल को शांति मिलती है। अंग्रेजी आकाश मतलब इंग्लैंड के स्वर्ग के नीचे। और यही जब मैं सोचता हूँ तो कहीं भी रहता हूँ समवेयर, तो मैं, है ना, बैक हो जाता हूँ उन विचारों पर, है ना, जो नित्य शाश्वत मन उन विचारों को सोचकर नो लेस, उनके दिमाग में क्या हलचल जो होती है कम नहीं होती, बढ़ते जाती है ना। और इसी को सोचकर मेरे दिमाग की सारी बुराइयां जो हो जाती है वह दूर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये सारे जो कविता है ना, उसका लाइन उसका हिंदी हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इंग्लैंड का सैनिक है, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाना चाहते हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।